कुछ बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ है लाइक 1813 का चार्टर एक्ट जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, या ब्रिटिश ने क्या क्या सोशल चेंज और रिफॉर्म्स किया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या काम किया है, परमानेंट सेटलमेंट क्या है। परमानेंट सेटलमेंट और महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर आप लोगों को बता चुका हूं कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था, रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था, महलवाड़ी सिस्टम क्या था। दूसरा है 1813 एक्ट का क्या है इंपॉर्टेंस। तो 1813 एक्ट का इंपॉर्टेंस ही मैंने आपको बता दिया हूं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन में जो कुछ बिजनेसमैन जो है वो कि भारत आना चाहता है बिजनेस के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स का, जो बिजनेस का राइट्स इंडिया में रहता है, उसको वो चाहता है कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ले लें और भारत के मार्केट को ओपन मार्केट सिस्टम बना दिया जाए। 1813 में ये एक्ट पास होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे राइट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में कर लेता है और एक्सेप्ट चाइना और टी का साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राइट रहने देता है। तो यही है 1813 का एक्ट। यानी कि कुल मिलाकर के हम इसमें देखेंगे कि ब्रिटेन जो है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन मार्केट में इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। इस पर आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एजुकेशन के मामला में हम देखते हैं कि भारत में एजुकेशन सिस्टम जो है इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू में कोई भी काम नहीं करता है। 1781 में कलकत्ता मदरसा बनता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद 1791 में संस्कृत कॉलेज वाराणसी में इसका एस्टेब्लिश होता है। ये हेस्टिंग्स ने इसको बनाता है, कलकत्ता मदरसा को एस्टेब्लिश करता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका जो है फर्स्ट टाइम इसके जो प्रेसिडेंट है वो विलियम जोन्स बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि विलियम जोन्स जो है ये भारत के पास्ट हिस्ट्री जो है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है, उसको बहुत ज्यादा जो रिस्पेक्ट दिया है, वो फर्स्ट टाइम किसी पहले अगर कोई अंग्रेज ने दिया है तो विलियम जोन्स ही है। तो विलियम जोन्स का बहुत बड़ा रोल है भारत के एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट, ये संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन इसको बनाते हैं। लेकिन ये सब जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इससे ये कहीं पर भी नहीं निकलता है रिजल्ट कि भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया। 18 एक और इंस्टीट्यूट है 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, वेलेस्ली ने इसको बनाया, एस्टेब्लिश किया था। ये सिविल सर्वेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यानी कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो यहाँ पर एक उर्दू एजुकेशन सिस्टम का है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये भारत में भारत का धर्म ग्रंथ, भारत का एंशिएंट हिस्ट्री, इस सब के बारे में, या भारत की लॉ एंड ऑर्डर, हिंदू लॉ कैसा है, क्योंकि ब्रिटिश को अब भारत में रहना है इसीलिए भारत के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। संस्कृत कॉलेज में भी यही है कि यहाँ के संस्कृत बुक को पढ़ करके हिंदू लॉ एंड रूल्स को समझना, ताकि ब्रिटिश को यहाँ पे रूल्स करने में ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। फोर्ट विलियम कॉलेज एक सिविल सर्विस का जो ऑफिसर है उसका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यानी कुल मिला करके इससे हमें कहीं पर भी ये पता नहीं चलता है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें क्या योगदान दिया। कुछ कॉलेज शुरू में मिशनरी के द्वारा भी खोला गया, बिशप कॉलेज और श्रीरामपुर कॉलेज। तो इस लोगों ने
ज्यादा से ज्यादा भारत में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया। देखिए भारत में एजुकेशन सिस्टम को जो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें जो काम किया वो काम करता है 1813 में। 1813 का आप ऐसे याद रखिएगा, एक तो 1813 का एक्ट भी मैंने अभी आप लोगों को बताया हूं बिजनेस में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राइट्स छीन लिया। उसी एक्ट में एक लाइन ये भी था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो 1,00,000 रुपीज, ये जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट 1,00,000 रुपया जो है वो खर्च करेगा। किसमें खर्च करेगा? तो स्कॉलर को देगा, यहाँ के लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए देगा। यानी कि फर्स्ट टाइम इसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि जो हम कैसे कॉलेज बनाएंगे, कैसे स्कूल करेंगे, ये सब कुछ भी नहीं। सिर्फ 1,00,000 रुपीज ग्रांट फॉर स्कॉलर और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। ये 1813 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया। हालांकि ये पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। सबसे पहले ये पैसा जो है 1821-23 में जाकर के नेशनल कॉलेज बंगाल को मिला है। अब दूसरी बात क्या हुआ कि सबसे प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटिश को भारत में रहना है। अब भारत में रहने के लिए क्योंकि यहाँ के बिजनेस को उसको कंट्रोल करना है, यहाँ का पूरा बाजार है, यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के पूरा सोसाइटी है, सारा का सारा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था तो इसके लिए ब्रिटिश को सबसे ज्यादा जरूरी था कि एक ऑफिशियल स्टाफ बनाना। ऑफिशियल स्टाफ की जरूरत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो कैसे पूरा होगा? अब मान लीजिए कि एक क्लर्क है, ये क्लर्क इंडिया का है, जो कि उस टाइम के हिसाब से अगर मान लीजिए कि कोई अगर 50 से 100 रुपया में मिल जाएगा, अगर इसी क्लर्क को अगर यदि ब्रिटेन से मंगवाएगा तो हो सकता है कि 1000 मांगे या 2000 मांगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता था कि हम ये छोटे मोटे जो काम है उसके लिए हम इंडिया से ही हम लोगों को हायर करें, ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा हो और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी करें। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता था कि यहाँ के लोग कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे हो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाता है तो वो एजुकेशन सिस्टम का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसको क्या रखा जाए। कुछ लोगों का मानना था कि संस्कृत एजुकेशन सिस्टम भारत में रहे, तो कुछ लोगों का मानना था कि इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश कर दिया जाए। हालांकि ये ब्रिटिश में भी कुछ लोगों का मानना, जैसे एच टी प्रिंसेप है, वो संस्कृत एजुकेशन सिस्टम को चाहते हैं। वहीं पे इंग्लिश में जैसे कि मैकॉले है तो वो चाहता है क्या कि जो भारत में किसी भी तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल हो और इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हो वो इंग्लिश हो। इसको हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट ग्रुप और इसको कहते हैं एंग्लोइस्ट ग्रुप। तो एंग्लोइस्ट ग्रुप और ओरिएंटलिस्ट वर्सेस होता है, ये डिबेट होता है कि भारत में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है एजुकेशन में वो किस तरह से हम दें, तो संस्कृत दे कि इंग्लिश दे। 1833 में इस पे बहुत ज्यादा डिबेट होता है। उस टाइम विलियम बेंटिक की गवर्नमेंट होती है और मैंने आप लोगों को बताया भी हूं कि विलियम बेंटिक की गवर्नमेंट के टाइम में सती सिस्टम जो है वो भारत में खत्म कर दिया गया था। 1833 में ही स्लेव सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया था भारत से। यानी बेंटिक जो है उस समय में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो उसी समय में ये एजुकेशन सिस्टम के लेकर के भी बात हो रही थी। तो इस दोनों पे जब डिबेट ज्यादा होता है तो उस समय में विलियम बेंटिक गवर्नमेंट में एक लॉ मेंबर रहता है जिसका नाम है मैकॉले। मैकॉले को बुलाया जाता है और मैकॉले को बोला जाता है कि आप एक एजुकेशन पे रिपोर्ट दीजिए कि भारत का एजुकेशन किस तरीके से हो। मैकॉले जो है वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश के ज्यादा सपोर्टर है, इसीलिए मैकॉले जो अपना मिन्यूट देता है यानी कि घोषणा जो देता है 1835 में ये पास होता है, जिसके अकॉर्डिंग भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करता है। और इस
थ्योरी को हम लोग कहते हैं डॉन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। डॉन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि अगर एजुकेशन सिस्टम अगर यदि हम भारत में इंप्लीमेंट करते भी हैं तो हम एजुकेशन दे तो पहले दे किसको। तो इस पर जब बहुत ज्यादा डिबेट हुआ तो मैकॉले के अकॉर्डिंग कि एजुकेशन फ्रॉम अपर टू लोअर, अगर हम रिच लोगों को, अगर हम अपर कास्ट के लोगों को पहले ज्यादा पढ़ा देंगे तो धीरे धीरे लोअर क्लास जो है, कास्ट और क्लास, ये भी एजुकेटेड हो जाएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं डॉन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि एजुकेशन जो है वो छन करके ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग, मैकॉले के मिन्यूट्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो हुआ वो हुआ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, and it was based on dawn infiltration theory, and education was from upper to lower caste or class। 1835 में इस मैकॉले के मिन्यूट्स में इंडिया के कुछ बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय भी इसमें सपोर्ट करते हैं कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम हो वो इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। राजा राम मोहन राय ऐसा नहीं है कि वो संस्कृत सिस्टम, मीडियम ऑफ संस्कृत के जो है वो अगेंस्ट है, क्योंकि राजा राम मोहन राय चाहते हैं कि अगर भारत के बच्चे, भारत में जो इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर भारत के बच्चे या स्टूडेंट अगर यदि इंग्लिश थोड़ा पढ़ लेगा तो उससे रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, इससे भारत तरक्की होगा। इसीलिए भारत में राजा राम मोहन राय इंग्लिश मीडियम स्कूल और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के ज्यादा पैरवी करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दूसरा, जब 1835 में डॉन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी आ गया तो उसके बाद जाकर के 1854 में एक एजुकेशन डिस्पैच आता है, एक बिल पास होता है एजुकेशन पे कि भारत का एजुकेशन सिस्टम। आप एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि मैं बार बार बात करता हूं 1813, 1833 और 1854, ये बार बार हम इसलिए बात कर रहे हैं कि 1833 में बेंटली की गवर्नमेंट होती है तो भारत में बहुत ज्यादा काम होता है, खास करके स्लेव सिस्टम खत्म होता है, सती सिस्टम खत्म होता है, मैकॉले मिन्यूट्स आता है। ऐसे ही आप जब 1854 की बात करता हूं तो उसमें लॉर्ड डलहौजी की गवर्नमेंट होती है और उस समय में भारत में जैसे कि पोस्टल डाक सर्विस भारत में पहली बार इंप्लीमेंट होता है, रेलवे भारत में उसी टाइम इंप्लीमेंट होता है, एजुकेशन उसी टाइम इंप्लीमेंट होता है। फिर 1856 में मैंने आपको बताया हूं कि विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो भी पास होता है। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट में जब जब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, तो जब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट वहां होती थी तो भारत में जो गवर्नर जनरल आते थे वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे काम करते थे, और जब वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट होती थी तो भारत का जो गवर्नर जनरल आते थे वो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को टॉर्चर करता था। तो 1854 में चूंकि लॉर्ड डलहौजी की गवर्नमेंट है, हालांकि लॉर्ड डलहौजी ने भी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिटिकल सिस्टम में लाया था, लेकिन और सब उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। 1854 में एक डिस्पैच आता है जिसको कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये बिल है, ये ऐसा बिल है जिसको इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब कहते हैं इसको हम एक महान काम, अ ग्रेट राइट्स, अ ग्रेट वर्क इन एजुकेशन। तो पहली बार भारत में एजुकेशन के फील्ड में इतना बड़ा काम होता है। चार्ल्स वुड जो है, चार्ल्स वुड बताता है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करना चाहिए, उसको मैकॉले का जो मिन्यूट्स है वो एकदम इग्नोर कर देता है। अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, इन प्राइमरी एजुकेशन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लोकल लैंग्वेज, कहता है बच्चे जिस एरिया का है उसी एरिया का जो लैंग्वेज है उसी में उसको प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम दीजिए। सेकेंडरी, इसमें कहता है कि एंग्लो वर्नाकुलर दीजिए, एक तरफ इंग्लिश भी सिखाइए और जो उसका देसी लैंग्वेज है उसको भी आप दीजिए।
दोनों में जब देंगे तो बच्चे का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगा। और तीसरा हायर एजुकेशन में कहता है कि हायर एजुकेशन जो होगा वो होगा इंग्लिश मीडियम में। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो प्रॉब्लम था उसको इन्होंने सॉल्व कर दिया। दूसरा इसने सॉल्व किया कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी हो। हमारे भारत में जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज था उस समय में नहीं था, लेकिन अब चार्ल्स वुड ने पहली बार भारत में फोकस्ड ऑन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तीसरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, उस समय में जो 5 प्रोविंस था, इस पांचों प्रोविंस में शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने की बात चार्ल्स वुड कहता है। नेक्स्ट कहता है लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर, जैसा लंदन यूनिवर्सिटी है वैसे ही भारत में भी यूनिवर्सिटी हो। और भारत में 3 यूनिवर्सिटी बनता है, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इंडिया का फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी। उसके बाद निजी खास करके प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, अगर यदि मान लीजिए कि सरकार अगर नहीं दे रहा है खर्च, या जहां पर सरकार नहीं पहुंची है वहां के लोगों से भी यह अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में आप इन्वेस्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में दान दीजिए, खास करके ग्रांट सिस्टम की यह बात करता है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि वुड डिस्पैच का जितना भी ये सारा का सारा डिमांड है, जितना भी सारा का सारा पॉलिसी है, ये पहली बार भारत में हो रहा है। इसीलिए इस सिस्टम को हम, इस पॉलिसी को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 1757 से लेकर के 1857 तक कुल मिलाकर के यही 3 जो है एजुकेशन पॉलिसी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके चलते भारत में एक बहुत बड़ा एक सोसाइटी में चेंजिंग आता है। सोसाइटी में चेंजिंग ये आता है कि मैंने आपको पहले ही बोला हूं कि जो चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को ज्यादा फोकस करता है, इससे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग, सोसाइटी में एक मिडिल क्लास लोगों का राइज होता है। ये एक नए रूप में नया एक ग्रुप बनता है या एक राइज होता है जो इंग्लिश जानता रहता है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में नौकरी करता है, ये एम्प्लॉय है। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं जो कि सोसाइटी में लॉजिकल बात करने लगते हैं, जो लोगों को बताते हैं कि जो लॉजिक क्या है, हर चीज में एक तर्क देते हैं। तो इस तरह से सोसाइटी चेंज होने लगता है और इसी का परिणाम होता है कि जब सोशल रिफॉर्म भारत में होता है, राजा राम मोहन राय या राधाकांत देव या केशव चंद्र सेन या विवेकानंद या जो विद्यानंद सरस्वती, ये लोग जितने भी आते हैं, ये लोग वैसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा इंग्लिश पढ़े हुए हैं। इंग्लिश पढ़े हुए हैं, ऊपर से ये यूरोप को भी उतना ही अच्छे से जानते हैं जितना कि इंडिया को, जिसके आधार पर ये भारत में, भारत की समाज में जो कोई भी बुराइयां रहती है, जो कोई भी निगेटिविटी है, उसके अगेंस्ट में ये लोग जाते हैं और भारत में सोशल रिफॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का ही ये परिणाम है कि हम लोग कुछ मामले में, खास करके जो हम इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की जो बात करने लगे, जो हम नेशनल मूवमेंट की जो बात करने लगे, अगर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम उस टाइम नहीं आता, अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, अगर हम वेस्टर्न नेशनलिज्म का फिलॉसफी अगर नहीं समझते, तो हो सकता है कि भारत में नेशनलिटी जो है, नेशनलिज्म जो है वो थोड़ा लेट आता। तो इसके लिए हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम बहुत ज्यादा इसके शुक्रिया कर सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को उस समय में ला करके जरूर अच्छा किया। हालांकि अभी भी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है और हमारी संस्कृत जो है वो अभी धीरे धीरे हमारे सोसाइटी से विलुप्त हो रहा है। ये तो हमें देखना पड़ेगा, ये तो सरकार की पॉलिसी है कि ब्रिटिश संस्कृत एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन समय का मांग के अनुसार आप देख सकते हैं
कि आज इवन कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का कितना ज्यादा इफेक्ट है कि हमारे यहाँ की कोर्ट तक की लैंग्वेज जो है, जो बिल जो पास होता है सब कुछ इंग्लिश में ही हो रहा है। नेक्स्ट, रिलीजन। रिलीजन में मैंने आप लोगों को बताया हूं कि जो फर्स्ट में ही आपको जब क्लास स्टार्ट किया था तो बता रहा था कि जो ब्रिटिश जो भारत में आता है, तो ब्रिटिश भारत में आने से पहले उसका जो मेन इंटेंशन रहता है वो तो है यहाँ के गोल्ड को कैप्चर करना, मींस इकोनॉमी को कैप्चर करना। लेकिन एक दूसरा चीज जो है, ब्रिटिश अपने पार्लियामेंट में या वहां के लोगों को बताता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ गॉड मींस की टू स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के लेकर के भी जा रहा हूँ, कि मैं इंडिया के लोगों को वहां क्रिश्चियनिटी के बारे में बताऊंगा और उसको हम क्रिश्चियनिटी धर्म में ही हम उसको हम लेकर के आ जाएंगे। तो रिलीजन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम 1813 में ही एक कहता है कि हम 1813 में जब बिशप कॉलेज सब आता है तो उसमें ये दिया जाता है कि भारत में क्रिश्चियनिटी को किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए। लेकिन 1833 में एक एक्ट आता है, जो 1833 के एक्ट, उस एक्ट में एक ये लाइन रहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ड्यूटी है कि भारत में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जाए। मैग्नस कहता है, एक ब्रिटिश लीडर है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कहता है क्या कि जो भारत का जो पूरा सोसाइटी है वो क्रिश्चियनिटी के लिए ही है और ये हम लोगों का बहुत बड़े अच्छा दिन है, हम लोग किसी भी तरीके से भारत के सोसाइटी को हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। तो 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एक्ट लाता है और कहता है कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए चर्च बनाना, क्रिश्चियनिटी एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ये सब चीज यहाँ पर शुरू हो जाता है। 1856 में एक एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लाता है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर कोई दूसरा रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, लाइक अगर हिंदू जो दिए है और वो मुस्लिम अगर रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे फादर मदर के प्रॉपर्टी में से कोई भी पास या कोई भी उसका अंश नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही हिंदू या मुस्लिम अगर यदि हिंदू मुस्लिम को एक्सेप्ट ना करके क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसे फादर और मदर के प्रॉपर्टी का पूरा जो राइट्स है, अधिकार जो है वो मिलेगा। इस तरीके से ब्रिटिश ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कानून लाता है। तो यही दो है। एक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है तो उनका आंसर शायद मिल गया होगा कि क्रिश्चियनिटी को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है। एक लास्ट है प्रेस। ये इसको हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में नॉलेज और इंफॉर्मेशन कैसे आया। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश के आने से, यूरोपियन के आने से ही भारत में प्रेस और मीडिया आया है। सबसे पहले, हालांकि प्रेस का तो एस्टैब्लिश 16th सेंचुरी में ही हो चुका था, लेकिन पहला जो न्यूज़पेपर है वो आता है मार्समैन के द्वारा। मार्समैन जो है वो सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लाता है, सॉरी मैं थोड़ा स्लिप कर गया। फर्स्ट जो है वो ऑगस्टस हिक्की है। हिक्की जो है वो फर्स्ट टाइम भारत में, हिक्की के बहुत बड़े सब एक उसके फ्रेंड है बर्मिंघम। बर्मिंघम और हिक्की, ऑगस्टस हिक्की दोनों मिलकर के भारत में न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश करता है, जर्नल एस्टैब्लिश करता है और उसका पब्लिकेशन करता है। बर्मिंघम जो है उस टाइम वो भारत में एक चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करता है, इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल जर्नल पे, एंड न्यूट्रल जर्नल, यानी कि जर्नलिज्म में स्वतंत्रता और
तटस्थ था, न्यूट्रल रहना और स्वतंत्र रहना, तब जाकर के लिखना। ये बर्मिंघम और हिक्की दोनों ने शुरू किया था। उसके बाद हिक्की का सबसे पहला न्यूज़पेपर जो है वो है बंगाल गजट, और हमें सबको पता है कि भारत के भी जो पहला न्यूज़पेपर जो है वो है बंगाल गजट ही, गंगाधर भट्टाचार्य ने स्टार्ट किया था। इसके बाद भारत में राजा राम मोहन राय ने नेशनल प्रेस, इंडियन नेशनल प्रेस एस्टेब्लिश करते हैं। संवाद कौमुदी इनका फेमस न्यूज़पेपर है, कौमुदी मिरातुल अखबार। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो इस टाइम में 1757 से लेकर 1857 तक समाज में, सोसाइटी में लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात, अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात, सोसाइटी में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी की बात, या कास्टिज्म की बात, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी बात हो, या पॉलिसी की बात, ये सब भी हमारे सोसाइटी में नॉलेज के द्वारा, खास करके प्रेस और मीडिया के द्वारा आना शुरू हो जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस समय में। यानी कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश का जो टाइम जो है 1757 से 1857 तक, ये सोसाइटी और कल्चर के लिए पूरा का पूरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। और भारत के का सोसाइटी भी कुल मिलाकर के ब्रिटिश का एक पार्ट बन जाता है। मैं कोई क्वेश्चन देख लेता हूं, अगर आप लोगों में से कोई पूछे हैं तो। एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन एजुकेशन, तो इसका मैंने आंसर बता दिया हूं। व्हाट वाज द इंपैक्ट्स ऑफ चार्टर एक्ट 1813, इसका भी आंसर बता दिया हूं। व्हाट वर द सोशल चेंजेस एंड रिफॉर्म्स अंडर ब्रिटिश, तो ये भी आपको बता दिया हूं कि कैसे सोशल चेंज हुआ, वुमेन का कंडीशन कैसे चेंज हुआ, एजुकेशन कैसे चेंज हुआ, रिलीजन कैसे चेंज हुआ। ठीक है, एक है लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द इंपैक्ट ऑफ द एरिया ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज्यादा काम शुरू में नहीं किया है, वो बाद में काम करना शुरू करता है। खास करके ट्रेन और रेल, डाक, ये पोस्टल डिपार्टमेंट, ये 1854 के 53 के बाद से आता है। लेकिन उससे पहले एक चीज करता है क्या, कि भारत का जो बाजार है, ये पोर्ट से लेकर के मार्केट तक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है, इसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर देता है। यानी कि ये लैंड, अगर खेत है तो खेत से ही सामान इस तरह से कि पोर्ट से डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऐसा हो कि खेत पे जा करके यहां से सारा सामान पोर्ट पे चला जाए और पोर्ट से सारा सामान मार्केट की ओर चला जाए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का जो यूज करता है, वो ज्यादातर से ज्यादातर यूज करता है बिजनेस के क्षेत्र में, अपने प्रॉफिट के लिए, ना कि इंडियन के लिए। रेल का भी भारत जो आना होता है, तो रेल भारत में इसलिए नहीं आया है कि यहाँ के सोसाइटी को चेंज करने के लिए, हालांकि इंडियन नेशनल मूवमेंट ने उसका यूज किया, लेकिन शुरू में उसका जो यूज करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए करता है। नेक्स्ट, आपका मैं सारा क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं, परमानेंट, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। एक है व्हाट इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने आपको बताया हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदता था भारत के ही टैक्स और पैसे से, और उसी रॉ मटेरियल को भेज देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन। और दूसरा, यहाँ के ही टैक्स से, रेवेन्यू से वो बहुत बड़ा सेना भी रखता था, यहाँ ऑफिशियल स्टाफ भी यहीं के पैसे से होता था, और जो भी प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को वो लंदन या ब्रिटेन भेज देता था। तो यही है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो पैसा इंडिया का है वो इंडिया में ना रह करके इसका प्रॉफिट चला जाता है ब्रिटेन में। अगर हम कहीं दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही अगर हम सामान खरीदते हैं, तो इससे दोनों का फायदा होता है, मेरा भी फायदा होता है और यहाँ के बिजनेसमैन को भी फायदा होता है और सोसाइटी को भी फायदा होता है। लेकिन अगर यदि हम यही सामान अगर हम लंदन से मंगाएं और यही प्रॉफिट अगर हम लंदन को भेज दें, तो क्या होगा कि जो हमारा सारा का सारा जो है यहाँ के सोसाइटी को लॉस होगा, प्रॉफिट लंदन को हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट यही काम करता था, टैक्स यहाँ से लेना, रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करना,
इसी रेवेन्यू पे बड़े आर्मी रखना, इसी रेवेन्यू पे बड़ा ऑफिशियल ग्रुप क्रिएट करना, इसी रेवेन्यू से आर्मी का ट्रेनिंग करवाना, और जो भी प्रॉफिट होता था बिजनेस से सारा का सारा ब्रिटेन को भेज देना। इतना तक कि बिजनेस में भी ज्यादा से ज्यादा जो भी पैसे इन्वेस्ट करता था वो भी सारा का सारा इंडिया का ही रहता था रेवेन्यू। तो यही है ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से धन का निष्कासन। इस पर सबसे फेमस बुक है दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप पढ़ेंगे कभी तो उसमें देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा सारा ये आंसर खत्म हो चुका है। मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये भी मैंने आपको बता दिया हूँ। क्रिश्चियन मिशनरी का मेन रूल जो उसका जो रोल है टू स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। सेकेंड जो है टू स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, और ज़्यादा टू पब्लिश और बाइबल इन इंडियन लैंग्वेज, टू स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन अदर कास्ट। फिर उसके बाद माइग्रेट, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को इसमें माइग्रेट करवा देना, कि कन्वर्ट करा देना, कि जो हिंदू को कोशिश करना कि हिंदू को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर ले, या मुसलमान एक्सेप्ट करे, या अदर कास्ट जो है वो भी एक्सेप्ट करे। तो ये मिशनरी स्कूल जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम का जो रोल है वो यही है, बाइबल का ट्रांसलेट करना, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करवाना, और क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, और ईसा मसीह का जो थॉट है, जो टीचिंग ऑफ क्राइस्ट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड के हर जगह ले जाना। थैंक यू। आज का पूरा हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द सेशन।